जस्टिस हमारा टॉपिक चल रहा है। लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस हमने कर लिया है, ठीक है। वेरियस डायमेंशन ऑफ जस्टिस, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने जो फर्स्ट डायमेंशन है लीगल डायमेंशन वो कंप्लीट कर ली है, और आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो जो पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस है उसमें हमने बात करनी है कि जैसे हर एक सिटीजन के पास जैसे जो राजनीति में जो उसके अधिकार हैं वो उसको मिलने चाहिए, या यूं कहें कि राजनीतिक नजरिए से, दृष्टिकोण से उसको सभी न्याय उसकी सरकारों की तरफ से उसको मिलने चाहिए। अब कौन कौन से वो अधिकार होते हैं, जैसे कोई सबसे पहली बात, उसको जो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो भी उसके पास अधिकार होना चाहिए। अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है तो एक समान सभी को समझा जाना चाहिए। हर एक को हर एक डिपार्टमेंट में नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है, कुछ पॉलिसियां उसको लगती हैं कि जिसमें कुछ खामियां हैं, तो वो उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकता है। ऐसे ही जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसमें आर्टिकल 20 है, वो पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। राइट, उसमें बोला गया है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज कंट्री। देश के जो भी प्रशासनिक काम होंगे उसमें हर एक इंडिविजुअल की भागीदारी होनी चाहिए, उसका उसको अधिकार होता है। या यूं कहें कि मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक अधिकारों से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, उसको दूर नहीं रखा जा सकता। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं जो ये कंफर्म करती हैं, सुनिश्चित करती हैं कि किसी को उसके देश में राजनीतिक जो उसका न्याय है उसको मिल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आएगा आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें हम बात करेंगे कि जो आपके पास वोटिंग अधिकार होता है वो सभी के पास एक जैसा होना चाहिए, यानी कि इसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और किसके आधार पे भेदभाव हो सकता है? कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड एटसेट्रा। यानी कि सभी को एक समान अवसर देने चाहिए जब बात करते हैं वोटिंग अधिकार की। सेकंड पॉइंट है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो देश के हर एक नागरिक के पास वोट देने का अधिकार है, वो हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ उसके पास इतना भी अधिकार है कि वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है, और किसी के साथ किसी भी तरह का इस मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुछ एक क्वालिफिकेशंस होती हैं अगर आपने चुनाव लड़ना है, तो वो बस आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप वो कंडीशंस को फुलफिल करते हो, देन आपको कोई भी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो किसी के जो आर्थिक हालात होते हैं उसके कारण हम किसी को चुनाव लड़ने का न्योता नहीं दे सकते। मतलब जब बात करते हैं चुनाव लड़ने की, तो देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। जो सरकार है उसकी आलोचना करने का अधिकार। अगर आपको आलोचना सरकार की नहीं करने दी जाएगी तो हो सकता है कि जो सरकार है वो अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू कर दे। इसीलिए आपको अधिकार दिया जाता है कि आप सरकार की आलोचना कर सको। आलोचना करने का मुख्य जो कारण होता है, रीजन ये होता है कि हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, सरकार की जिम्मेवारी जो होती है वो तय करें। अगर मान लो सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगी तो हम उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। और अगर सरकार कुछ नया कानून लेके आती है या कानून लाने वाली है, तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं,
तो हम क्या करेंगे, उस चीज का विरोध करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि सरकार उसके प्रति सचेत होगी, अलर्ट हो जाएंगे और वो वाली गलती नहीं करेंगे। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल के पास सरकार को क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार होता है। क्रिटिसिज्म की जब बात आती है तो क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। हम किसी को नहीं पसंद करते, इस कारण हमें क्रिटिसिज्म उसका नहीं करना चाहिए, इस कारण हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारी आलोचना करने का मेन जो कारण होगा, ये होगा कि जो सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, अगर उसमें कोई कमी है, तो सरकार उसके ऊपर फोकस करे और साथ ही साथ जो हमारा क्रिटिसिज्म है, उसमें हमें सॉल्यूशन भी देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने सरकार की खामियां निकालनी है, क्योंकि वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो सरकार को आप उसकी जब आलोचना करते हो, तो साथ ही साथ आपकी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि आप समाधान की तरफ भी जाओ साथ में। देन नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। हर एक इंडिविजुअल के पास इतना अधिकार होता है कि उसके पास अगर मतलब काफी सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं, तो वो चाहता है कि वो किसी भी पार्टी के साथ जो वर्तमान समय में अस्तित्व में है, वो उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि वो अलग से अपनी एक पार्टी बनाएगा। तो इतना इसका भी अधिकार हर एक इंडिविजुअल के पास होता है कि वो अपनी एक नई पार्टी भी बना सकता है। उसके लिए निश्चित तौर पे उसको जो परमिशन तो चुनाव आयोग की तरफ से ही मिलेगी, जो उसको मान्यता है वो चुनाव आयोग की तरफ से ही मिलेगी। और कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। अगर आप किसी भी संस्था को ज्वाइन करना चाहो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करने का अधिकार। तो जहां पे भी आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है, वहां पर आपको ये अधिकार मिलेगा। कौन सा? राइट टू एक्सप्रेस देयर एंग्विश। आपकी जो भी चिंता होती है, टेंशन होती है, आप उसको मतलब ओपनली रख सकते हो। अगर सरकार की कोई पॉलिसी है जो गलत लगती है आपको, आप उसके बारे में भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप अक्सर देखते हो कि सरकार की तरफ से जो कानून बनाए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको पसंद नहीं करते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए वो मतलब रैलियां निकालते हैं। और इसमें भी आप जैसे मैनी टाइम्स पीपल बिकम वॉयलेंट एंड कॉज डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो कई बार जो प्रोटेस्ट होता है, लोगों का जो आंदोलन होता है, वो उग्र रूप ले लेता है, यानी कि वो उसमें हिंसा शामिल हो जाती है। मतलब वो अ, चीजें तोड़ना शुरू कर देंगे, जैसे रेलवे की प्रॉपर्टी, बसेस वगैरह तोड़ने शुरू कर देंगे। जो भी पब्लिक ऑफिस वगैरह होते हैं, उनको तोड़ना शुरू करेंगे। तो ये भी मतलब गलत हो जाता है, क्योंकि जब हमने बात की है प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में ये होता है कि आपने शांतिमय तरीके से अपनी बात को रखना है। इन अ पीसफुल मैनर यू कैन गिव मैसेज टू अ गवर्नमेंट, बट अगर आप तोड़फोड़ करते हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो कई बार किसी कम्युनिटी की तरफ से या जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, वो क्या करते हैं कि वो बंद की कॉल देते हैं, मतलब आज शहर बंद रहेगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किससे होगी कि देखो, हर इंडिविजुअल के पास होता है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार देश के हर एक नागरिक के पास होता है। तो जैसे मान लो किसी ने प्रोटेस्ट किया है, तो किसी बंदे की मान लो एक किराना दुकान दुकान वो बंद करवाने चला गया, या कोई भी दुकान वो बंद करवाने चला गया। अब वो क्या करेगा, मतलब वो जोर जबरदस्ती से वो दुकान बंद करवा देगा। मगर यहाँ पे नोटिस करने वाली यही बात थी कि राइट टू वर्क तो हर एक के पास है। कोई भी अपना काम अपनी मर्जी से कर रहा है। जो प्रोटेस्ट करने वाला होगा, वो अपना दबाव बना के, प्रेशर बना के उसको काम करने से रोकता है। तो ये भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इसकी भी इजाजत नहीं दी जा सकती।
तो इसके भी ऊपर केसेस वगैरह चलते रहते हैं कि मतलब अगर कोई आपकी दुकान बंद करा रहा है तो ये आपकी मतलब मर्जी है, आप करो या ना करो, क्योंकि राइट टू वर्क आपके पास है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो देश में। द नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू पिटिशन। पिटिशन यानी कि आप दया याचिका कर सकते हो कोर्ट्स में, किसके लिए? और अगर आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो आपको लगता है कि वहां पे मतलब आपका काम समय पर नहीं हो रहा, आपको खराब किया जा रहा है, देन आप अपनी राइट टू पिटिशन का जो अधिकार है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, आर्टिकल 32 में की गई है। तो आप इसका इस्तेमाल करो और आपके मतलब जो भी कंप्लेंट होगी उसको सुना जाता है। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं आप उनके पास जा सकते हो, सरकारी ऑफिस में जाके अपनी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको खराब किया जा रहा है किसी भी अ, सरकारी मुलाजिम के द्वारा। देन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवता के अधिकार होते हैं उनका सम्मान करना। तो जब हमने बात की ह्यूमन राइट्स की, मानवता के अधिकार, तो उसमें कौन-कौन से अधिकार आते हैं? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, राइट टू फैमिली, परिवार का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये कुछ मतलब ज़रूरी अधिकार हैं जो हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होते हैं। ये जो अधिकार है इनको मतलब इसका सम्मान करना चाहिए हर एक देश की सरकारों को। बट इवन टुडे मैन हैज बीन डिनाइड सच ह्यूमन राइट्स इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। रियलिटी ये है कि चाहे हम आज भी सभ्य समाज का हिस्सा हैं, मगर कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वोलेशन होता है। अगर हम बात करें सोशलिस्ट कंट्री की, समाजवादी देश की, वहां पर जो नागरिक स्वतंत्रता जो होती है, सिविल लिबर्टी, वो भी आपको सीमित दी जाती है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको किस हद तक आपको आपकी सिविल लिबर्टी दी जाएगी। अपार्थेड इज स्टिल प्रिवेलेंट इन साउथ अफ्रीका। तो अपार्थेड मूवमेंट आपको पता है चली थी, जिसमें जो रंग भेदभाव किया जाता था अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट में, उसके खिलाफ काफी साल तक मुहिम वगैरह चलती रही थी। और नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने मतलब इस जो अपार्थाइड मूवमेंट थी, नस्ल भेद जो भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने मतलब बड़े स्तर पे आंदोलन किए थे। और इनके जो कामकाज थे उसी के कारण इनको भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भी इनको मिला था। तो भारत रत्न से इनको नवाजा जा चुका है। ऐसे ही अगर हम बात करें डिक्टाटोरियल स्टेट्स की, जहां पर तानाशाही होती है, वहां पर भी ह्यूमन राइट्स को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती। यहाँ पर पूरी तरह तानाशाही होगी, जैसे नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, तो वहां पर ह्यूमन राइट्स की बात हम नहीं कर सकते। वहां पे जो तानाशाह होगा वो डिसाइड करेगा कि देश में कैसा क्या होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो हर एक देश में आपको अलग अलग तरह की माइनॉरिटीज देखने को मिलेगी। माइनॉरिटी का मतलब होता है हिंदी पंजाबी में अल्पसंख्यक, जो नंबर में कम है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ धर्म के लोग कम होते हैं, कुछ जाति के लोग कम होते हैं, वो कई बार कुछ भाषा बोलने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। तो आप जो अल्पसंख्यक देखोगे वो अलग-अलग आधार पे तय किए जाते हैं। हमारे देश में मतलब सिर्फ जो रिलीजन बेसिस पे ही माइनॉरिटी की बात की जाती है। यानी कि जो भी आप प्रॉफिट्स देखोगे वो मतलब धर्म के आधार पे हमारे देश में दिए जाते हैं। तो जो भी माइनॉरिटीज होती हैं आपके देश की, उनके भी जो अधिकार होते हैं उनका भी किसी तरीके से हनन नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इंडिया में कौन-कौन से धर्मों को हम माइनॉरिटी बोलते हैं या अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो सिंपली अगर आपको जानना है तो एक्सेप्ट हिंदू कम्युनिटी, मतलब हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे धर्म के लोग भारत में माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि मतलब वो नंबर वाइज कम है, इसीलिए उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं।
स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको कंसेशन मिलेगी कॉलेज स्कूल की फीस में, और जब आप जैसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप होती है, वो जैसे कुछ स्टूडेंट्स एमए के बाद एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके फायदे माइनॉरिटीज को ही मिलेंगे, हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिलते उसके फायदे। देन पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी यानी कि जो भी सरकार होती है वो किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए? कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। कंसेंट ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की रजामंदी से ही आपके देश की सरकार होनी चाहिए, ये पॉइंट बोल रहा है। मतलब अगर देखो सारे लोग अ, मतलब जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं तो उसी की सरकार बनेगी, तो उसका नतीजा ये होगा कि लोगों का उनमें विश्वास है, और वही लोग वही सरकार लोगों के लिए काम करेगी। ऐसे हमें मतलब हालात देखने को मिलेंगे। मगर ऐसा होता है कि जिसको आपने वोट की है वो नहीं जीतता, कोई और जीत जाता है, या मतलब आपके देश में मतलब वोट डालने वाला सिस्टम ही नहीं है, तानाशाही है। तो वहां पर आप देखोगे कि जो लोग हैं वो अपने जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी जिनके द्वारा सत्ता चलाई जा रही है उनसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली। तो अगर आपके देश में आपको राजनीतिक न्याय चाहिए, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट में ही आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर आप देखोगे कि जो सरकार है वो मतलब लोगों के हकों की बात बहुत कम करती है। जहां पर लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि लोगों का शासन, है ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी? रूल बाय द पीपल। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर लोग ही रूल करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे आपने अपने एमएलए को वोट की, तो एमएलए आपके लिए देखो काम करेगा, अब वो आपके बिहाफ पे सरकार में काम करता है। तो मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये भी हमें देखने को मिलता है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, आपकी राजनीति में सहभागिता आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप खुद भी राजनीति का हिस्सा होते हो। और ये चीजें कहाँ पर सुनिश्चित होती है? जहां पर लोकतंत्र होता है। पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू चूज एंड चेंज देयर गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल बिफोर देम। तो लोग देखो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। Then special provision for the protection of the interest of backward class, scheduled caste and the scheduled tribes। तो जो हमारे देश के कुछ जो कमजोर वर्ग होते हैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, उनके लिए सरकार क्या करती है कि अलग अलग तरीके से प्रावधान लेके आती है, प्रोविजंस, कि उनको भी मतलब ऐसे अधिकार दिए जाएं जिससे कि उनके बीच में जो मतलब उनकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो आप अक्सर देखते हो कि सरकार आपको अलग से प्रावधान ऐसे लेके आएगी जिससे कि क्या करेगी कि जो मतलब आर्थिक तौर पे संपूर्ण नहीं है, जो सामाजिक तौर पे कमजोर है, जिसके मतलब फैमिलीज में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं ताकि उनको भी बाकी समाज के समान बनाया जा सके। देन आपको जहाँ पर पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस देखने को मिलेगी, वहां पर आपको ये भी चीज देखने को मिलेगी कि वहां पर जो चुनाव होते हैं वो समय समय पर होते हैं। जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो एमएलए के आप इलेक्शंस बोल लो, या पंचायती राज के बोल लो, लोकल गवर्नमेंट्स के बोल लो, या आप बोल लो पार्लियामेंट के इलेक्शंस बोल लो, मेनली लोकसभा के, राज्यसभा के तो 6 साल बाद होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है, वो सभी का फिक्स्ड होता है, वो सभी का निश्चित होता है। उससे क्या होता है कि लोगों का नेताओं में विश्वास बना रहता है।
अगर मान लो कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है कि वो उन्होंने मतलब एक बार चुनाव करवा दिए जब वो जीत के आए थे और उसके बाद वो कभी भी चुनाव नहीं करवाते और वो तानाशाही पे उतर आते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लोगों का विश्वास है राजनेताओं के ऊपर वो धीरे-धीरे डगमगाने लगेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि पीरियोडिक इलेक्शंस का प्रावधान भी होना चाहिए। देन आगे हम बात करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव की मनाही। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ये न्याय के बिल्कुल विपरीत होता है। ये बिल्कुल ही न्याय के ऑपोजिट खड़ा होता है। सो अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमें राजनीतिक न्याय मिले, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि समाज में आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। भेदभाव हमने पहले भी बोला है कि किस-किस तरह का हो सकता है। कास्ट के नाम पर भेदभाव हो सकता है, धर्म के नाम पर, कलर के नाम पर, जेंडर के नाम पे भेदभाव हो सकता है। तो सभी को एक समान समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई अच्छा पढ़ा-लिखा है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट मिले, अगर कोई कम पढ़ा-लिखा है तो उसको मान-सम्मान समाज में या सरकारों की तरफ से ना मिले। सभी को एक जैसा समझा जाए, सभी को जो ड्यू इम्पोर्टेंस है, वो उसको सोसाइटी में दी जानी चाहिए। यहीं पर आपकी पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस कंप्लीट होती है।